चलिए जी पॉइंट नंबर 7 6 करना है हो गया सर 3500 and 500 7000 total cost. हाँ हो गया 7 पॉइंट परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10000 आप आंसर देंगे Sir, to purchase आंसर पूरा एंट्री बताएंगे purchases account ऋषित आप 8 पॉइंट के लड़े हैं हाँ जी purchases account 10,000. परचेजेस अकाउंट डेबिट आगे बोले करवे दा Sir, to cash account. तो क्या है Right. परचेज गुड्स फॉर कैश हमारे प्रोप्राइटर ने क्या बताया कि मैं गुड्स परचेज करके लाया हूं और पैसे हैंड टू हैंड दे दिए इसको रिकॉर्ड कर लो इस ट्रांजैक्शन को पढ़ करके हमारे माइंड में दो एस्पेक्ट कौन कौन से क्लिक होने चाहिए कि सर गुड्स परचेज करके लाए हैं ये हमारा एक्सपेंस हो गया परचेज एक्सपेंस है एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट होता है और जब पैसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पैसे हैंड टू हैंड दे दिए तो कैश नाम की एसेट कम हो गई कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट इसलिए टू कैश अकाउंट क्लियर हो गई बात डाउट है किसी को कंफ्यूजन है किसी को नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है जी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट आपको पहले ये बताना है ऋषित कि राम डेटर है या क्रेडिटर सर ये कैसे पता चलेगा कि क्रेडिटर है क्रेडिटर सर जब हमने गुड्स उधार में खरीदे हैं इससे डेटर है या क्रेडिटर है कैसे पता लगता है हमने अगर सामान बेचा है सामने वाले को तो वो डेटर है हमने सामने वाले से सामान खरीदा है तो क्रेडिटर है वो ठीक है अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि हम पे कर्जा हो गया राम का तो राम क्रेडिटर है और ऐसा लग रहा है कि राम पर कर्जा हो गया हमारा तो वो डेटर है सही है तो राम क्रेडिटर है जी एंट्री बताएंगे आप परचेजेस अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट परचेज अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट वर्ड तो बोलते नहीं हम एंट्री के अंदर आप ट्राई करेंगे परचेज अकाउंट टू राम सर राम अकाउंट टू राम अकाउंट टू कैश अकाउंट आप ट्राई करेंगे सर परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट देखिए क्वेश्चन ध्यान समझने की कोशिश करो कि हमें आंसर में कैश नहीं बोलना जब हमारा बॉस हमें साफ साफ कह रहा है कि मैं राम के पास गया गुड्स खरीदे उधार खरीदे गुड्स क्वेश्चन चला चला के बता रहे हैं उधार खरीदे हैं उधार का मतलब क्या है ना पैसा दिया ना पैसा लिया उधर हमारे ऑफिस में जितना कैश रखा हुआ था उतना ही रखा हुआ है ना बढ़ा ना घटा तो मैं क्यों कैश को इंक्रीज या डिक्रीज करूं चाहे परचेज में उधार में करूं चाहे कैश में करूं परचेज का खर्चा तो हो रहा है दोनों ही केसों में देखो परचेज अकाउंट तो डेबिट हुआ ही इससे पिछले वाले में पैसे दे दिए तो कैश नाम की एसेट कम हो गई इस वाले में उधार लाए हैं तो राम नाम की लायबिलिटी बढ़ गई राम इज अ क्रेडिटर क्रेडिटर होती है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो रही है क्रेडिट बोलना नहीं एंट्री के अंदर हम आपसे पूछूं चल एंट्री बताओ तब कैसे आंसर देना है सर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम नाम होता है तो या तो अकाउंट ना लिखो या फिर इस तरीके से अकाउंट लिखो नाम के साथ ठीक है जी हम इंग्लिश में सीखी चीज नरेशन में क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो नरेशन में टाइम नहीं लगा रहा हूं मैं जो बीइंग के बाद में लिखना है नरेशन में तो आप क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आपको लिखना ही है जरूर स्किप नहीं करना उसको ठीक है और अमाउंट आपको पता ही है अच्छे से डेबिट के सामने डेबिट के कॉलम में क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम अभी हम जो फोकस कर रहे हैं मेन फोकस वो एंट्री क्या होनी है उस पर फोकस करना है सही है डाउट कोई यहां तक आप में से देखो आप खुद को नोटिस करना आपको जो आंसर्स कम दे पा रहे हैं या गलत दे रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए कि मेरा वीक शायद थोड़ा चैप्टर वीक है थोड़ा में थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से नहीं करा हुआ घर जाके आपको डबल टाइम देना है कोई भी वीक से वीक स्टूडेंट अपने आप टॉप मार्क्स ला सकता है तो मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको लग रहा है कि मेरे से ज्यादा मार्क्स ला रहा है आपका फ्रेंड अगर 2 घंटे पढ़ता था 4 घंटे पढ़ने शुरू कर दो अपने आप ज्यादा मार्क्स लिया होगा कोई टॉपिक आपको वीक लग रहा है चैप्टर मान लीजिए आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आपको चैप्टर ही वीक आपको करना ये चाहिए घर जाते ही पहले रिवाइज करा डेबिट क्रेडिट का रूल एसेट लायबिलिटी कौन कौन सी आइटम होती है उसको रिवाइज करा उसके बाद फिर फर्स्ट क्वेश्चन से इसको करना शुरू करे दिक्कत आ रही तो रिकॉर्डिंग देख ली इस वाले में सर ने क्या समझाया था
उसके बाद फिर आपको आगे क्वेश्चन ट्राई करना है। तो काम का तरीका होता है वो ये होता है कि आप एडवांस में लेके बैठो काम। जब मैं ट्यूशन पढ़ता था तो नेक्स्ट क्लास का काम पहले करके रखता था। मतलब क्लास में आते थे, मेरे से पूछता था मैं कि सर कल कौन सा टॉपिक कराओ, कहते थे कल वाला टॉपिक कराओ, तो पहले से बुक से उसको पढ़ लिया, क्वेश्चन जितने हो सके ट्राई कर लिए। मैं कहता हूँ मैंने 4 पेज पढ़े, शायद समझ में एक ही पेज आया, लेकिन पहले से एफर्ट लगा के मैं बैठा हूँ। क्योंकि जब मैं क्लास में बैठा होता हूँ तो मैं ऑलरेडी पढ़ के आया, सर पढ़ा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, समझ में बहुत अच्छे से आता है। और जब मैंने पता था कि मुझे घर पे पढ़ के देखा, इसमें ये वाली चीज़ समझ में आ गई, मेरे को ईजी है, तो सर ने बोली तो हाँ ये समझ में आया था मेरे को। कोई चीज़ मैं घर पे पढ़ी समझ में नहीं आई थी, अब सर समझा रहे हैं तो अब लग रहा है कि अच्छा मैं ये चीज़ सोच रहा था और ये से करना। मतलब खुद पता होता है कि कहाँ ज़्यादा ध्यान देना, किस वाली लाइन पर, और कब एवरेज ध्यान देना। जिसका आंसर काम आ रहा है, गलत आ रहा है, वो अपने घर जाके रिवाइज करना शुरू करें पहली वाली एंट्री से। चैप्टर का 20 बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है इसको। हाँ जी पूछिए। सर तो क्रेडिट अकाउंट नहीं लिख सकते थे? नहीं, पॉइंट नंबर 9 पर आ गए हैं जी, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम। अच्छा 8th और 9th पॉइंट में फर्क ढूंढो। सर कुछ भी नहीं है। हाँ जी। सर 8 में लिखा ऑन क्रेडिट, इसमें लिखा है इसे फ्रांस से खरीदना। नहीं ये तो आपने क्वेश्चन बता दिया, मतलब डिफरेंस लॉजिकली बताना, उसके वाक्य में डिफरेंस क्या सर है दोनों सेम ही है क्योंकि आप बताइए। सेम ही है। सर दोनों सेम है क्रेडिट। देखिए पिछले वाले पॉइंट में क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि उधार है, इस बार क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में परचेज गुड्स फ्रॉम राम के बाद फुल स्टॉप लग गया, मतलब क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन मिसिंग करना चाह रहा है। वो क्वेश्चन चेक करना चाह रहा है कि आपको इतने लॉजिक पता है कि नहीं पता कि व्हाट इज द प्रिजम्पशन। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे कि गुड्स उधार में खरीदे हैं या कैश में खरीदे हैं, तो आप खुद की प्रिजम्पशन, खुद का माइंड लगा सको, ये चीज चेक कर रहा है अगले वाला पार्ट। हार्दिक आपके बारे में परचेज अकाउंट टू राम। परफेक्ट आंसर है जी, सेम आंसर रहेगा, क्योंकि सर हमारी प्रिजम्पशन है उधार। उधार का लॉजिक क्या है जी, हमने उधार क्यों माना, बताएगा कोई? सर तो हम उसे कैश देके खरीदो तो हमें बताते ही सर के काम हाँ जी, नेम गिवन है। ये पता है हमने लर्न करने का तरीका निकाला हुआ है, इसका नाम दे रखा तो उधार है ना। उधार जी क्यों मान रहे हो, लॉजिक? सर क्योंकि हमें अगर कैश मिले तो फिर ना खरीदेंगे। चलो और कोई लॉजिक? सर प्रिजम्पशन से। प्रिजम्पशन क्यों है, वही क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, अगर हमने कैश से दिया था तो यहाँ पे कैश लिखा होता। सर क्योंकि अगर कोई दुकान पे आता है, उसने पैसे सामान लिया और पैसे दिए तो उसका तो वही खत्म होगा ना। जो जो सामान लेके गया उसने पैसे नहीं दिए तो उसका याद रखेंगे ना। सर देखो पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है परचेज करें गुड्स राम से कैश में। अब बताओ आप यहाँ से गलत हो गए। सर क्योंकि इधर राम लिखा है, फिर नाम राम नहीं लिखा। राम तो अगले पॉइंट में लिखा है, देखो सर उधर कैश लिखा है ना। सुनो ध्यान से, उसके पीछे लॉजिक बताया गया था आपको। हम जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के यहाँ होते हैं। रिटेलर होता है छोटा दुकानदार, वो अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बताई थी मैंने कि पैसों की जो चेन होती है वो कैसे चलती है। मैन्युफैक्चरर उधार बेचता है होलसेलर को, होलसेलर उधार बेचता है रिटेलर को। जो रिटेलर की सेल होती है वो कैश की सेल होती है। मतलब आपके पास सपोज जो बुक है, जो रजिस्टर है, वो होलसेलर ने बेचा होगा, सॉरी मैन्युफैक्चरर जिसने बनाया उसने उधार बेचा होलसेलर को। होलसेलर ने सपोज फैक्ट्री उसकी कहीं यूपी में, उसने बेचा नई सड़क में होलसेलर को। नई सड़क वाले से रिटेलर लेकर आया, जो आसपास की दुकान है वो लेकर के आया नई सड़क से होलसेलर से उधार अपनी दुकान पर, फिर एक रजिस्टर्ड कस्टमर्स को बेच रहा है, उसकी सेल कैश की, पैसा मिल गया, फिर रिटेलर अपना उधार चुकाता है होलसेलर का, होलसेलर अपना उधार चुकाता है मैन्युफैक्चरर का। ऐसे चेन चलती है जिससे चलती है। 99% बिजनेस जो होता है, आपको आंसर पता क्या जानना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर कि सर 99% बिजनेस उधार में होता है, इसलिए प्रिजम्पशन उधार है। है 99% बिजनेस उधार में होता है, इसलिए प्रिजम्पशन उधार है। ठीक है जी। अब ये हमने लर्न करने की टेक्निक निकाली हुई है कि सर अगर कैश या क्रेडिट ना लिखा हो तो नाम ढूंढ लो, नाम दिख जाए तो था। तो हमने है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक निकाल रखी है, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्वेश्चन में लिखी नहीं होती है बात कि अकाउंटेंट किसके हैं, ये तो बात लिखी नहीं होती क्वेश्चन के अंदर। सर हमारी बात ठीक है। चलिए तो पॉइंट नंबर 10 का आंसर भी यही है। फिर पॉइंट नंबर 9 का आंसर भी यही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम।
10th पॉइंट पर आ गए जी। कृष्णा आगे आपकी बारी है। सर एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, परचेज कर रहे हैं गुड्स से राम, परचेज गुड्स परचेज कर रहे हैं राम से कैश में। तो आंसर इसका बताया गया है कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेक्शन आप बताएं इसमें राम का नाम क्यों नहीं लिखा मैंने? सर क्योंकि हमने कैश में बेचा है। खरीदा, हाँ, कैश में। क्योंकि हमने कैश में खरीदा सर, हिसाब साफ है, ना पैसे लेने ना पैसे देने। राम डेटर है कि क्रेडिटर है? आप बताएं हो गया इस ट्रांजैक्शन में राम डेटर है या क्रेडिटर? सर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है सर। क्रेडिटर तब होता है जब उधार में कुछ खरीदते हैं, हमने उधार में नहीं खरीदे, हैंड टू हैंड पैसे दे करके आए हैं, तो वो हमारा ना डेटर है ना क्रेडिटर है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 2000, पेमेंट वाज मेड बाय बैंक ड्राफ्ट पेइंग 100 रुपीस एज बैंक चार्जेस। बैंक ड्राफ्ट, इसका दूसरा नाम नोट करेंगे आप डिमांड ड्राफ्ट, इसका तीसरा नाम नोट करेंगे आप डीडी। बैंक ड्राफ्ट, इसका दूसरा नाम नोट करेंगे आप डिमांड ड्राफ्ट, इसका तीसरा नाम नोट करेंगे आप डीडी। चलिए समझते हैं जी कॉन्सेप्ट क्या, उसके बाद आंसर बनाएंगे। सर ये मिस्टर राम की कोई शॉप है, हम इसके अकाउंटेंट नहीं है क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं राम से, तो राम आउटसाइडर ही हो, ये बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं राम से, तो राम कोई आउटसाइडर है। मतलब सपोज हमारी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम मान लीजिए एबीसी, जिस कंपनी में हम अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, तो हमारा बॉस जो है मिस्टर राम से सामान खरीदने जाता है, ये सप्लायर हुआ हमारा। ये चीज क्लियर है? मिस्टर राम हमारा सप्लायर है जो हमें गुड्स सप्लाई करता है, उससे हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं, तो वो प्रोप्राइटर नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर है बात? अच्छा सर, मेरा बॉस जो है मिस्टर राम के पास गुड्स लेने के लिए गया और उसको पेमेंट जो है वो कैश में नहीं, क्योंकि ना जैसे लीगली कैश की ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं की जाती। इनकम टैक्स में पढ़ेंगे आप बीकॉम सेकंड ईयर में, इनकम टैक्स में ये कहा जाता है कि 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो आपके अकाउंट से होनी चाहिए, जब इसको वैलिड एक्सेप्टेबल मानते हैं, वरना मानते ही नहीं। प्रॉपर्टीज में आपको पता होगा, जिसने घर परचेज किया है, सर्कल रेट जो होता है, जो मार्केट रेट होता है, गवर्नमेंट का जो फिक्स्ड रेट होता है, उतने अमाउंट का चेक से पेमेंट होती है और बाकी पेमेंट कैश से होती है, क्योंकि चेक वाली पेमेंट को ऑथराइज माना जाता है और कैश वाली को नहीं माना जाता। खैर, तो मिस्टर राम ने जो हमारा प्रोप्राइटर है, उसका नाम ले देता हूं मैं मोहन। मोहन प्रोप्राइटर है हमारा। तो हमारा मोहन जो प्रोप्राइटर है वो मिस्टर राम के पास गया गुड्स परचेज करने के लिए और परचेजिंग के बदले में इसको चेक काट के दे दिया। सही है? गुड्स अपने पास ले आए, अब चेक 2-3 दिन बाद क्लियर होगा, पेमेंट चेक के एंड तो नहीं मिलती। अब मिस्टर राम क्या करेंगे, जो मोहन से चेक लिया है ये अपने बैंक में डालेंगे। मान लीजिए पीएनबी बैंक है, इस बैंक में चेक डाल दिया, 2 से 3 दिन में चेक पास होगा। अगर मान लीजिए इनके बैंक में अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा। मान लीजिए इनके साइन मैच नहीं कर रहे तो चेक बाउंस हो जाएगा। मान लीजिए कोई ओवर राइटिंग हो गई, जैसे कई बार क्या होता है कि जनवरी का महीना आया, अब हमें क्या है 2021 लिख रहे हैं, हैबिट पड़ी हुई है, जनवरी के मंथ में ऐसा होता है कि 2021 लिख दिया हमने गलती से, फिर काट के इसको 22 कर, ऐसा होता है। जब भी नया ईयर आता है तो ऐसा ही होता है, मिस्टेक कॉमन मिस्टेक है। तो चेक में क्या होता है, हल्की सी भी ओवर राइटिंग अलाउड नहीं होती, ओवर राइटिंग अलाउड नहीं होती हल्की सी। मतलब चेक बाउंस होने के कई रीजन होते हैं, सिर्फ ये रीजन नहीं कि बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, साइन मैच नहीं करे, ओवर राइटिंग हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक। मान ले मैंने राम का नाम लिखा हुआ चेक में, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई राम शर्मा, उसको स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो चेक बाउंस हो जाएगा। ऐसे बहुत रीजन होते हैं। सही। अब सपोज बैलेंस कम है, इस वजह से चेक बाउंस हो गया। अब एक्सपेक्ट कर रहा होगा, देखो क्या होता है, जैसे मान लो इससे 5 लाख का चेक मिला सपोज, तो चेक बैंक में डाल देगा 5 लाख का। भैया एज्यूम कर रहा होगा भाई 2 दिन में मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, है ना।
कल को मान लीजिए इससे एम्प्लॉय सैलरी मांगने आए या इसका क्रेडिट से उधार मांगने आया, पैसे मांगने आया, तो ये भी चेक काट के दे सकता हूं उनको इस बेस पर कि 5 लाख मेरे अकाउंट में आने वाले हैं जस्ट, तो मैं इनको चेक काट के दे सकता हूं। अब ये वाला चेक बाउंस हो गया, इसके खुद के चेक भी बाउंस हो जाएंगे। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो चेक बाउंस होने के बाद बड़ी हेडेक हो जाती है, टेंशन हो जाती है, चार्जेस भी कटते हैं बैंक से। तो बैंक इसका ध्यान सुनना, चेक इसका बाउंस हो गया, अब फिर इसको बोलता है कि तुम्हारा चेक तो बाउंस हो गया, पेमेंट कैसे कर रहे हो तुम? अगली बार क्या करता है, जब अगली बार क्या, अगली बार सामान लेने के लिए आया, उसने चेक दिया, अभी कहता भाई चेक मिलूंगा तुम्हारा चेक हो जाता है बाउंस, लेकिन पेमेंट नंबर 1 में करनी है। इसका देखो सॉल्यूशन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है बैंकर्स चेक। व्हाट इज बैंकर्स चेक? देखो मैं किसी सामने वाले के पास जा रहा हूँ पेमेंट करने के लिए चेक से, लेकिन चेक में उसको ये डर है कि चेक बाउंस ना हो जाए, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बैंक के पास जाता हूँ, अपने बैंक से कहता हूँ, मतलब इस केस में मोहन जा रहा है अपने बैंक के पास, वो उसका बैंक ICICI है, मिस्टर मोहन अपने बैंक के पास जा रहा है, बैंकर से कहता है, मैनेजर से कहता है, सर मिस्टर राम के नाम का ना चेक काट दो 5 लाख। आप खुद मैनेजर साइन करेगा उसके अंदर, बैंक का चेक होगा और वो 5 लाख का चेक बना देंगे इसके नाम। फिर मैं ये चेक लेकर के जाऊंगा और राम को दे दूंगा। अब राम श्योर हो जाएगा कि बैंक मैनेजर ने चेक काट के दिया हुआ, राम का पर्सनल चेक नहीं है जो बाउंस हो जाएगा, है बिल्कुल चेक की तरह ही, शेप बिल्कुल चेक की तरह होगी, अकाउंट में जमा करेगा 2 दिन बाद पैसा, बिल्कुल प्रोसीजर वही है, लेकिन बस किसी पर्सनल किसी बंदे ने साइन नहीं किया हुआ, बैंक ने साइन किया हुआ। बैंक ही हमें फैसिलिटी देता है, इस चीज़ के थोड़े चार्जेस काटता है वो, वैसे 10 रुपीज़ पर 1000 इस रेट से करीब करीब वो चार्जेस काटते हैं, उस हिसाब से वो चार्जेस काटे हुए हैं। अच्छा, अभी जैसे सिस्टम ऑनलाइन का हो गया है, मेरे टाइम में ऑनलाइन सिस्टम इतना ज़्यादा पीरियड नहीं था, तो हमारे टाइम में जितनी भी कॉलेज की फीस जाती थी वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही जाती थी। मुझे कॉलेज में कोई फीस जमा करनी है, मैं एडमिशन ले रहा हूँ CA कोर्स के अंदर, BCom कोर्स के अंदर, पहले मैं बैंक जाऊँगा, वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी के नाम का DD बनवाऊँगा और फिर वो DD जमा करने आऊँगा वहाँ पर। ये सिस्टम होता था। यहाँ पर अभी ऑनलाइन अगर नहीं है, वहाँ DD सिस्टम ही चलता है, क्योंकि DD सिस्टम में यूनिवर्सिटी वाले से अब यूनिवर्सिटी वाले मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, मैं फीस कैश दे कर रहा हूँ, तो कैश एम्प्लॉय गड़बड़ कर सकते हैं, चेक दे कर रहा हूँ, एडमिशन हो गया, चेक बाउंस हो गया तो दिक्कत, इसलिए DD लेते हैं हर जगह। अब ऑनलाइन सिस्टम हो गई बस। तो हमारी बात उस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि मिस्टर राम को मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ और उन्होंने DD की अपनी डिमांड रखी, तो मैं फिर बैंक के पास गया, DD बनवाया, 100 रुपये चार्जेस भी लग गए मेरे, ठीक है, और मैंने राम को DD दे दिया। समझ गए ट्रांजेक्शन क्या हुई? फिर से पढ़ लेंगे एक बार कि सर गुड्स परचेज करे हैं मैंने 2000 रुपए के, और जो पेमेंट करी है वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करी है, और बैंक वालों ने मुझसे 100 रुपए चार्जेस भी लिए। ठीक, अच्छा दोनों ध्यान से, जब मिस्टर मोहन मिस्टर ICICI बैंक के अंडर को बोलेगा कि भी इसके नाम का चेक बना दो 5 लाख रुपए का, और सपोज 5000 रुपए चार्ज है, तो इससे ICICI बैंक वाला ना इससे कैश नहीं लेगा, इसके अकाउंट से पैसा काट लेगा, क्योंकि किसी का बैंक है। समझ पा रहे हो? ICICI बैंक मिस्टर मोहन के अकाउंट से ही पैसे काट लेगा पूरे 5,05,000 और चेक बनाएगा 5 लाख। जैसे एग्जांपल की बात करो कि 2000 रुपए के मैंने गुड्स परचेज करे हैं और 100 रुपए चार्जेस है, तो बैंक वाला कितने रुपए काटेगा? 2100, और चेक कितने का बनाएगा? 2000। समझ पा रहे हो सर? आप सोचते हैं एंट्री कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगी? सर गुड्स परचेज करे हैं मैंने 2000 के, ये चीज तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। सर मेरे बैंक जो बैलेंस है वो जो कम हो जाएगा वो हो जाएगा 2100 से कम हो जाएगा, 2100 रुपए काटेगा बैंक वाला। 100 रुपए मेरा खर्चा हो गया, बैंक उस खर्चे का नाम है बैंक चार्जेस, तो ये आंसर बना। परचेज हुई 2000 की, बैंक चार्जेस नाम का खर्चा हो गया 100 रुपए का, और बैंक बैलेंस कम हुआ 2100 से। हर एक एस्पेक्ट को हमें ध्यान से देखना, अमाउंट के साथ, फिर आंसर देना। इसी नरेशन में बिन परचेज गुड्स भी, हाँ, हर चीज को बहुत डीपली समझना है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है हमने इसको। सर वैसे इसमें कुछ चार्जेस करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में करते हैं चार्जेस? नहीं, पहले करते थे, अब नहीं करते। गवर्नमेंट जो है वो बैंक इंटरनेट बैंकिंग को प्रमोट कर रही है, क्योंकि उससे कैश कम प्रिंट होता है। जो बैंक जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है
वो सर्वर मेंटेन करने में खर्चा कम होता है और नोट्स प्रिंट की प्रिंटिंग में ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश में होंगी तो प्रिंट ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे नोट। नेट बैंकिंग से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो प्रिंट नोट कम करने पड़ेंगे, ये फ़ायदा होता है। जैसे पेट्रोल की प्राइसिंग में आया 0.75% का कैशबैक डिस्काउंट हो जाता है। अब जब पेट्रोल डलवाओ और ऑनलाइन पेमेंट करो तो 0.75% का इसमें डिस्काउंट होता है। तो किसी मोड से पेमेंट करो, चाहे पेटीएम करो, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से। वैसे प्रमोट करते रहते हैं ताकि ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ज़्यादा हो, चार्ज नहीं। बढ़ेंगे आगे। पॉइंट नंबर 12, issued a check in favor of Ram on account of purchase of goods worth 75। चलो आपकी बारी है। Purchase account debited. सीक्वेंस से चलूंगा। Purchase amount debited to bank account. परफेक्ट आंसर है जी। आरुष बताइए इस क्वेश्चन में राम डेटर है, क्रेडिटर है या कोई भी नहीं? आरुष, पॉइंट नंबर 12 में राम डेटर है या क्रेडिटर है या कोई भी नहीं? आरुष आप बताएंगे। क्रेडिटर है। निखिल आप बताएं। कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को इमेजिन करने की कोशिश करो। क्या कह रहा था राइटर कि मैं मिस्टर राम के पास गया, गुड्स खरीदे और उसको चेक दे दिया, पेमेंट कर दी, उसको हाथ किया, उधार थोड़ी ना लाए हैं। कोई क्रेडिटर किस बात का? ठीक है, तो परफेक्ट आंसर दिया जी पहले कि परचेज नाम का खर्चा हो गया सर, परचेज अकाउंट डेबिट कर दो। अब क्योंकि हमने चेक इशू करा है इसलिए हमारा कैश कम नहीं होगा, बैंक बैलेंस कम होगा। तो ठीक है, डाउट है किसी को? गलत आपकी बारी। पॉइंट नंबर 30, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन। So purchases account to debited to Mohan. विशिष्ट आप करेक्ट करेंगे। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू Purchase account credit to Mohan account. करेक्ट वर्ड बोलते नहीं एंट्री के अंदर, Purchase account to Mohan account. डेबिट तो बोलो लेकिन। Debit. Sir, furniture account debit to Mohan account. हाँ जी, समझो इस चीज को। परचेज बिल्डिंग, परचेज फर्नीचर, परचेज मशीन। सर आइटम्स तो बहुत सारी परचेज हो सकती है एक बिजनेस के अंदर। बिल्डिंग परचेज हो सकती है, मशीन परचेज हो सकती है, फर्नीचर परचेज हो सकता है, गुड्स परचेज हो सकते हैं। अगर सभी को मैं ये नाम देने लग जाऊं तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी मशीन कौन सी बिल्डिंग? सोच के देखो। अगर मैं एक ही रजिस्टर बनाऊं, उसी में गुड्स की परचेज, उसी में मशीन की परचेज, उसी में बिल्डिंग की परचेज, पता लग नहीं पाएगा कितने लाख की बिल्डिंग, कितने लाख के गुड्स, कितने लाख का फर्नीचर। हमें हर एक चीज का सेपरेट अकाउंट ओपन करना है। अगर बिल्डिंग परचेज करी है तो बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर परचेज करा है फर्नीचर अकाउंट, मशीन परचेज करी है मशीन अकाउंट। क्योंकि गुड्स इकलौती ऐसी आइटम है जो रेगुलर बेस पे परचेज होती है, इसलिए उसके लिए हम परचेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो परचेज अकाउंट सिर्फ तभी यूज करना है जब गुड्स परचेज करे हो। गुड्स के अलावा अगर कुछ और परचेज करा तो जो परचेज करा वही नाम है। क्लियर हो गई बात? तो आंसर बना सर इसका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उधार खरीदा है इसलिए नाम लिख दिया हमने तो मोहन अकाउंट। पढ़ पा रहे हैं, आगे समझ पा रहे हैं? हार्दिक आपकी बारी। 14 पॉइंट। Sir, purchase account to cash. 14 पॉइंट।
कृष्णा आगे आप बताएं। सर रेंट अकाउंट टू कैश। सही है, एंड ठीक से बोला करो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरीके से। सही। पेड रेंट जी, हम लैंडलॉर्ड हैं कि टेनेंट हैं? टेनेंट है जी, किराएदार हैं, किराया पे करा है हमने, खर्चा हो गया किराया, हमारा रेंट जो दिया है वो हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट हुआ। पेड वर्ड जहां दिख जाए वहां पे टू कैश अकाउंट आएगा यार, जहां पेड वर्ड दिख जाए ऐसा जा रहा है, कैश एसेट डिक्रीज करेक्ट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Section. As per standing instructions, bank paid rent 2000. आप बताएं। कोई बात नहीं। Rent account debited to bank account. सही। 2000. रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका आंसर है, डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है, व्हाट इज ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, तो सुने ध्यान से। सर मैं अगर किराए पर कोई जगह लेता हूं तो हर महीने तो लैंडलॉर्ड की ये हेडेक, वो मेरे पास आएगा कि लाओ जी किराया, उस टाइम मैं कैसा हूं कि बाई चांस अभी है नहीं जी मेरे पास, कल दे दूंगा, कल वो आया उस टाइम मैं सामान लेने गया, मैंने मिला, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। इसलिए इसको आसान करने के लिए, इस झंझट से बचने के लिए आजकल लैंडलॉर्ड टेनेंट क्या करते हैं, एक फॉर्म आता है जी बैंक का, उस फॉर्म में क्या लिखा होता है, जो टेनेंट किराएदार है वो साइन करके दे देता है कि हर महीने मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और ये फॉर्म मैं बैंक में जमा कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर कार लोन लिया सपोज, उसमें भी ये फॉर्म सबमिट होता है। ये तो ना मैं हर महीने कार की ईएमआई कहीं जमा करने जाता हूँ, जब मैं कार परचेज करूंगा ईएमआई पर, किस्तों पे खरीदूंगा, तो जो फॉर्म है वो अपने बैंक में डिपॉजिट करूंगा मैं कि हर महीने मेरे अकाउंट से इतना पैसा कट जाए और कार की जो कंपनी है या जिस बैंक से लोन लिया उस बैंक में जमा होता है पैसा। तो जब मैं लैंडलॉर्ड से कोई जगह किराए पर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 20,000 पर महीना पे रेंट पे जगह ली है मैंने 20,000 पर, तो उस फॉर्म में मैं लिखूंगा कि मिस्टर लैंडलॉर्ड नरेश कुमार ये लैंडलॉर्ड हैं, इनका अकाउंट नंबर ये है, बैंक ये है, और 20,000 का अमाउंट इस डेट पर मेरे अकाउंट से हर महीने कटता रहे, इस अकाउंट जाता रहे पैसा। ये मैंने इंस्ट्रक्शन डाल दी बैंक में, मैंने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे दी। स्टैंडिंग क्यों बोला हुआ है, इसलिए भी इंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है उस फॉर्म के अंदर कि 6 महीने तक होना है, तो 6 महीने बाद इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी, स्टैंडिंग वाला अभी भी चालू है। हर महीने मेरे बैंक से पैसा कट जाएगा, मेरे लैंडलॉर्ड अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बैंक वाला सुनना, बैंक वाला हर महीने अपने आप काट के पैसा जमा कराए, या फिर हमारा बॉस हर महीने चेक काट के दे लैंडलॉर्ड को। हम अकाउंटेंट के लिए एक ही बात है, सोच के देखो, दोबारा सुनो, क्योंकि रेंट नाम का एक्सपेंस दोनों केस में हो रहा है और बैंक बैलेंस दोनों केस में कम हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहला केस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, दूसरा केस चेक। पहले केस में मेरे बॉस ने बैंक में इंस्ट्रक्शन दे दी कि यार मेरे पैसे मेरे काट के पैसा जमा कर देना लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। दूसरे केस में मेरा बॉस हर महीने चेक काट के देता है लैंडलॉर्ड को। दोनों केस में रेंट नाम का एक्सपेंस हो रहा है, दोनों ही केस में बैंक बैलेंस कम हो रहा है, खत्म बात। रेंट अकाउंट है तो बैंक अकाउंट। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की वजह अगर चेक भी लिखा होता, चेक इशू करा, तो हमारे लिए एक ही बात, हम अकाउंटेंट के लिए एक ही बात, बस बॉस के लिए थोड़ा इजी कंफर्ट हो गया, हेडेक नहीं रही, पैसे जाएंगे, चेक देना है वगैरह वगैरह, हमारी ये बात। इसलिए इसका आंसर हो गया रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ यार सर अगर बैंक में पैसे ना हो तो ईएमआई बाउंस हो जाएगी वो ट्रांजैक्शन, उसके बाद फिर जो लैंडलॉर्ड है वो आगे स्टेप उठाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर तो हम हर महीने की ट्रांजैक्शन के बाद लिखेंगे या अभी लिख लेंगे कि आप जैसे पैसे कट गए अकाउंट से एसएमएस आ जाता है। सर तो हर महीने के लिखेंगे ना अलग-अलग, या फिर हाँ 12 बार लिखेंगे, साल में 12 बार लिखेंगे। हर महीने के लिए अलग-अलग, हाँ एक साथ नहीं लिख सकते। हाँ ट्रांजैक्शन ना डेट वाइज होती है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पैसे के साथ जाएगा नहीं, है ना। सर अगर पैसा आज कटते हो बैंक से, आज ना हो लेकिन कल हो जाती है अमाउंट, ये तो बाउंस हो जाएगी वो तो ईएमआई।
हमें देखो पता है वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हर एक चीज को लैंडलॉर्ड को भी पता है, बॉस को पता है हमें कि सपोज 5 तारीख को मेरा 20,000 उसके कटने वाले हैं, तो वो 3 या 2 तारीख को ही अरेंज करके रखेगा अपने फंड अपने बैंक में, अरेंज करके रखेगा इन जनरल होता कि सर अगर हम रेंट जो है एडवांस में दे देते हैं तो सर अब उस पर डेप्रिसिएशन लगता है फिर डेप्रिसिएशन क्यों लगेगा, एसेट ही नहीं है हमारे पास। अगर मैं कोई चीज रेंट पर, मैं बिल्डिंग रेंट पर ले रहा हूँ तो मेरे पास तो बिल्डिंग नाम का अकाउंट खुलेगा ही नहीं। बिल्डिंग इज एन एसेट रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, द कॉस्ट इज नील। तो सर अगर हम उसे सारा रेंट एडवांस में देंगे सारा मतलब कितना टाइम, सर ईयर का, एक तो चीज सर उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे फिर? प्रीपेड रेंट के नाम से पढ़ा हुआ है आपने। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 16 पर आ गए हम, पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। प्लीज आओ कर आपकी बारी। सर रेंट अकाउंट टू डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या बोला, रेंट अकाउंट टू डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जिसे आप ट्राई करें। सर रेंट अकाउंट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ नहीं। आप ट्राई करें हार्दिक। सर ड्राइंग टू कैश हाँ जी, तो नहीं आंसर दिया अपना लगा। रेजिडेंस किसे कहते हैं जी, प्रोप्राइटर के घर का रेंट पे कर रहे हैं, प्रोप्राइटर के घर का, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो ओनर जब भी घर से दुकान में पैसा लाएगा कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, दुकान से घर पैसा लेके जाएगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ये इंडिकेट कर रहा है टोटल कितने पर्सनल खर्चे करे उसने, पर्सनल पैसा कितना, पर्सनल अकाउंट से कितना पैसा ड्रॉ करा, ड्रॉइंग्स अकाउंट इंडिकेट कर रहा है कि पर्सनल रीजन से कितना पैसा ड्रॉ करा है बिजनेस। ड्रॉइंग्स अकाउंट पैसा कम हो रहा है टोटल कैश। क्लियर हो गई बात। सो इसमें बीइंग ड्राइंग्स मेड लिख सकते हैं। हाँ तो being- सक्षम आपके बारे है जी, पॉइंट नंबर 17, परचेज्ड साइकिल फॉर प्रोप्राइटर्स सन। सर ड्राइंग अकाउंट के डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम आंसर रहेगा जी। सर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए जो मर्जी पैसा निकाले, हम तो ड्राइंग्स टू कैश करेंगे, चाहे वो इससे शॉपिंग करके आए, चाहे वो अपने लिए कार खरीदे, फिर बच्चों के लिए साइकिल खरीदे, फिर बच्चों की स्कूल की फीस जमा कराए, अपने घर का रेंट पे करे, कुछ भी करे, हमारे सब में आंसर ही रहेगा, क्योंकि हम उसके पर्सनल अकाउंट में जिसके पर्सनल खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए पैसा निकाल रहा है वो ड्राइंग से, रीजन कुछ भी हो। ठीक है, मैं बैंक से अगर पैसे, सुनो मेरा बैंक में अकाउंट है, मैं बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ, अब मैं स्कूल फीस के लिए निकालूंगा किसी मार्च निकालूंगा, बैंक को क्या मतलब इस बात से, मेरा पैसा बैंक में जमा है, मैं पैसे निकाल रहा हूँ बैंक से, तो मेरा बैंक तो बैलेंस तो मेरा अकाउंट कम कर देगा बस, मैं किसी रीजन से निकालूं, बैंक को क्यों बताऊं, सेम चीज है ये। सर अगर बहुत ज्यादा अमाउंट होता है फिर तो पूछते हैं। मेरा बैलेंस है तो क्यों पूछेगा बैंक, मेरे पैसे पड़े अकाउंट के अंदर, मैं निकालना चाह रहा हूँ, और जो मर्जी करूँ उसका बैंक कौन सा पूछने वाला। चलिए, पेड सैलरी टू कुमार आपकी बारी है जी। सर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। इन्होंने आंसर दिया है जी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, माने आप करेक्ट करें या सही, ये बताओ। सर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कुमार अकाउंट, कुमार अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। देखिए जी, कुमार का नाम नहीं आएगा, ये वाला आंसर सही है, समझिए क्यों। हम नाम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ दो लोग, याद रखना इस बात को, हम पूरी बुक्स के अंदर नाम लिखते हैं सिर्फ दो लोगों का, डेटर और क्रेडिटर। सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी इसलिए क्रेडिट नहीं होगा, तो ये सैलरी अकाउंट क्रेडिट बोला था, टू सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस है हमारे लिए, सैलरी अकाउंट एक्सपेंस डेबिट होता है। और मैं आपको कितने बार बोल चुका हूँ कि जब भी पेड वर्ड दिख जाए समझ जाओ तू कैश अकाउंट आएगा, जाएगा पैसे दिए। तो सर सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ ये समझ में आ रहा, कैश अकाउंट क्रेडिट में क्यों आया ये भी समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी कुमार अकाउंट क्यों नहीं आया, ये अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा। हाँ जी, क्योंकि कुमार वर्कर है, डेटर क्रेडिट का मैंने आपको रटवाई है ये चीज कि भाई याद रखना डेटर क्रेडिटर नाम के अलावा कोई और नाम नहीं आता, ये रटवा रहा हूं मैं आपको, लॉजिक इसके पीछे आप बताओ कुमार का नाम क्यों नहीं आया, क्या लगता है।
सर क्योंकि चलो, हमने ये कुमार को बात- पैसे दिए हैं, कुमार को पैसे दिए। हमने पैसे दिए, इसलिए नाम नहीं आया एक लॉजिक में। सर क्योंकि हमारी तरफ से एक्सपेंस हुआ है तो एक्सपेंस को हम सामने वाले के नाम नहीं लिखते हैं। चलिए और बताइए। तो सर उसके अकाउंटेंट नहीं है। नहीं उसको हम तो उसका नाम वैसे भी नहीं लिखते। तो मान लीजिए मैंने राम से वोट सुधार खरीदे हैं तो राम का नाम लिखूंगा, है कि नहीं? राम का अकाउंट पढ़ना मैं। डेबिट क्रेडिट कोई क्यों हो रहा है, इसका जो लॉजिक है वो चैप्टर नंबर 6 में है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें दो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी अकाउंट्स की हमने, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। जिसने पढ़ रखी है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी बता रहा हूँ एक बार। मॉडर्न में हम अकाउंट को, हर एक टाइप के अकाउंट को 5 पार्ट्स में बांटते हैं: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ट्रेडिशनल के हिसाब से हम बांटते हैं 3: पर्सनल, रियल और नॉन। मॉडर्न के हिसाब से 5 टाइप के अकाउंट होते हैं: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ट्रेडिशनल के हिसाब से अकाउंट 3 टाइप के होते हैं: पर्सनल, रियल और नॉन। सैलरी, सैलरी की बात करूं जी, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, इससे सैलरी डेबिट हो रहा। कैश की बात करो, कैश एसेट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इसे क्रेडिट हो रहा। अच्छा, जो एम्प्लॉई है मिस्टर कुमार, ना एसेट है ना लायबिलिटी, ना कैपिटल है ना रेवेन्यू ना एक्सपेंस, कहीं नहीं, इसलिए नाम नहीं आया। ये लॉजिक दे रहा हूं मॉडर्न के हिसाब से, ठीक, पांचों में कहीं नहीं आ जाते हैं ट्रेडिशनल को। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड एक्सपेंस नॉमिनल के अंदर आएगा। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट होगा। जो कैश है वो रियल के अंदर आता है क्योंकि वो टेंजिबल दिख सकता है। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। जा रहा है इस क्वेश्चन में कैश, इसलिए क्रेडिट हो रहा। मिस्टर कुमार की बात करो, कुमार नाम है तो पर्सनल हुआ, मिस्टर कुमार नाम है तो पर्सनल हुआ। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब हम माइंड ये लगाना है कि कुमार रिसीवर है या कुमार गिवर। एग्जांपल सुना, मैं बताता हूं तुमको। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन के अंदर, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, इसमें राम रिसीवर है कि गिवर है? सर गिवर है। मैंने गुड्स राम से खरीदे उधार में, तो राम ने क्या करा है, मुझे गुड्स दिए हैं, लिया तो कुछ नहीं है, तो वो गिवर हुआ। समझ पा रहे हो? अब मुझे बताइए राम रिसीवर है या गिवर? सर दोनों, बोथ। गुड्स दिए, कैश लिया, नेट कुछ भी नहीं है, इसलिए राम का नाम नहीं आता। याद करो, ऐसा क्वेश्चन किया हमने और राम का नाम नहीं लिखा था क्योंकि वो रिसीवर भी है, गिवर भी, नेट कुछ भी नहीं है। अब सेम लॉजिक कुमार वाले केस में, मैंने, मेरे एम्प्लॉय ने पूरा 1 महीना मुझे सर्विस दी, वो गिवर है। मैंने मंथ के एंड में उसको कैश दे दिया, सैलरी दे दी, वो रिसीवर है, नेट कुछ भी नहीं, इसलिए उसका नाम नहीं है। सही, रिसीवर गिवर दोनों है, इसलिए इसका नाम नहीं है। ऐसे ही सेम। चलिए अब हम पॉइंट नंबर पर आ गए 19। किसके बारे चल रही है? लास्ट किससे पूछा था? हाँ जी, आपसे पूछा था, आप बताएं। पेड इंटरेस्ट 4000। मुझे बताइए कि हमने लोन लिया हुआ है या लोन दिया हुआ है, ये बताइए आप। सर लोन लिया हुआ है। लोन लिया हुआ समझ पा रहे हैं सभी कि सर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमने लोन लिया होगा पास्ट में कभी, तभी उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये आप बताइए कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है या रेवेन्यू? इंटरेस्ट एक्सपेंस है सर। कोई भी चीज पे करना तो कभी रेवेन्यू हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज पे करना तो कभी रेवेन्यू हो नहीं सकता, एक्सपेंस हो सकता है। आरुष एंट्री बता रहे हैं आप, एंट्री बताएं। सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड
to cash account. सही है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। नोट कर लें। ट्वेंटी पॉइंट निखिल, ओपन द बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सही है। हमारे बॉस ने बोला कि जी बैंक में अकाउंट ओपन करा है। जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो इनिशियली कुछ अमाउंट जमा करना पड़ता है हमें, चाहे तो हम अगले दिन निकाल लें, बट इनिशियली हमें अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट खोलने के टाइम हमें जमा करने पड़े इसमें 5,000 रुपये जमा करने पड़े। तो बैंक का नाम की सेट बढ़ गई और कैश नाम की सेट कम हो गई। जब पैसा बैंक में जमा करेंगे तो कैश कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सही। देखिए दो टाइप्स अकाउंट खुलवाते हैं जी बैंक में, सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। आपके डैडी जॉब करते हैं तो उनका सैलरी अकाउंट अलग होता है, उसको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में हो नहीं सकते हम। सेविंग अकाउंट क्या होता है जी? एक पर्सनल अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल नाम से अकाउंट खुलवाता है, उसमें अपना पर्सनल पैसा इकट्ठा करता रहता है, जमा करता रहता है। भाई तो उसका रीजन क्या होता है कि थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक में घर पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब 5 लाख रुपए घर में 5 लाख ही रहेंगे 10 साल तक, वो 5 लाख बैंक में वो 10 लाख बन जाएंगे। दूसरा रीजन क्या होता है कि घर में सर कैश रखा है, हम बाहर चले गए चोरी हो गई तो डर रहता है, तो बैंक में पैसा जमा करो तो बैंक में सेफ्टी पॉइंट बढ़ जाता है, सेफ्टी बढ़ जाती है। इस पर्पज से लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें पैसा जमा करते हैं। करंट अकाउंट होता है जी बिजनेसमैन के लिए होता है। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरे को डेली 50-100 चेक आते हैं, 50-100 चेक काटने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो मैं एक ऐसा अकाउंट खुलवाऊंगा, इसका नाम करंट अकाउंट होगा। बेसिकली क्या होता है इसमें ना कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस ही हमें अलॉट होती हैं, उसके आगे चार्जेबल होती है। दोनों देखो दोनों अकाउंट सेम है, 90% सेम है दोनों अकाउंट। ये बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, पैसे जमा कर दिए, चेक काट दो पैसे निकल जाएंगे, चेक जमा करो पैसा बढ़ जाएगा, कैश निकालो कैश जमा, दोनों सेम काम है। सिर्फ उसे इतना फीचर का फर्क है कि इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलती है हमें, इसमें मिलती है अनलिमिटेड। इसलिए इसका नाम करंट अकाउंट, चालू खाता कहते हैं इसको हिंदी में, तो लगातार चालू रहता है, मतलब लगातार। और इसमें सेविंग जमा करता है इंसान जनरली बार बार, मतलब इसमें डिपॉजिट ज्यादा होता है, विड्रॉ कम होता है, इस टाइप का होता है जनरली, इसलिए इसको सेविंग अकाउंट लोग सेविंग करते हैं इसके अंदर। ठीक। एक बिजनेसमैन, इसमें एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो मिस्टर प्रोप्राइटर जो है वो राम है और उन्होंने शॉप खोली है राम स्टोर के नाम से। हम जो अकाउंटेंट हैं और राम स्टोर के अंदर है, तो मिस्टर राम अपने नाम से अकाउंट खुलवाएगा सेविंग अकाउंट का, और राम स्टोर के नाम से अकाउंट खुलवाएगा करंट अकाउंट। मिस्टर राम के पास हमेशा दो चेकबुक होगी, एक राम वाली और एक राम स्टोर वाली। ठीक। जनरली बिजनेस का जो कोई भी एक्सपेंस होगा वो राम स्टोर की चेकबुक से पे करेगा, तो अपना पर्सनल खर्चा अगर वो कर रहा है तो उसे इस चेकबुक से पे करना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए अपना पर्सनल खर्चा भी वो इस वाली चेकबुक से काट रहा है तो हम सोल्डरिंग्स बोल देते हैं। दोबारा सर मान लीजिए मिस्टर राम अपने पर्सनल चेकबुक से अपना पर्सनल खर्चा कर रहा है, तो हम अकाउंटेंट तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो हम अकाउंटेंट क्या कर रहे हैं, मिस्टर राम स्टोर का बैंक बैलेंस, राम स्टोर का कैश, राम स्टोर के एसेट्स, राम स्टोर की लायबिलिटी, बस हम अकाउंटेंट तो यही कर रहे हैं। मिस्टर राम के पर्सनल बैंक में कितना पैसा पड़ा है ये तो हमें पता ही नहीं, ये पर्सनल खर्चा कितना पड़ता है, एसेट कितनी है तो हमें पता ही नहीं। तो मिस्टर राम अपने पर्सनल चेकबुक से अपने पर्सनल खर्चे कर रहे हैं, हम तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो उस चीज को? क्लियर है बात? और राम स्टोर के चेक से जो भी चीजें जो भी चेक कटेंगे राम स्टोर के वो हम रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस लिखेंगे, इसका पर्सनल एक्सपेंस है तो रो लिखेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक। अच्छा, तो जो पॉइंट नंबर हमने रिलीव करा है, पॉइंट नंबर
20 20 किया ना बेबी हमने Yes, और sir. फंड बैंक अकाउंट, तो ये कौन सा बैंक होगा, सेविंग या करंट? करंट होगा ना। कोई बिजनेस का बैंक है, बिजनेस का बैंक है, कोई ट्रांजेक्शन दे रखी है, वी हैव टू प्रेज्यूम कि बिजनेस की है वो। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मान लीजिए कार खरीदी है, तो वी हैव टू प्रेज्यूम बिजनेस के लिए कार अकाउंट लिखेंगे, ड्राइंग से लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा फॉर एग्जांपल टीवी खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदी है, हम मोटरसाइकिल अकाउंट खोलेंगे, टीवी अकाउंट खोलेंगे, वी हैव टू प्रेज्यूम बिजनेस यूज के लिए। जब तक कुछ ना कहा हो पर्सनल यूज नहीं मानते हम। ऑफिस में होता नहीं क्या टीवी, हो सकता है सेक्शन पे लगा हुआ है, या सीसीटीवी कैमरे के लिए भी टीवी खरीदा जाता है, उसमें ताकि सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे। मोटर बाइक बिजनेस यूज के लिए खरीदी जा सकती है, कार खरीद सकते हैं बिजनेस यूज के लिए, डिलीवरी वैन हो गई, ऑफिस एम्प्लॉइज के लिए हो गई। फ्रिज खरीद सकते हैं, एसी खरीद सकते हैं, हाँ जी, फ्रिज भी खरीद सकते हैं, एसी भी खरीद सकते हैं। हाँ हर आइटम खरीदी जा सकती है, मतलब कोई भी आइटम लिखी हो वी हैव टू प्रेज्यूम कि वो बिजनेस यूज के लिए है, अनलेस मेंशन अदरवाइज। कुछ पूछना है? सर बिजनेस में करंट अकाउंट ही होता है। हाँ ओनली। अच्छा, पॉइंट नंबर 20 और 21 में कुछ फर्क बताओ मेरे को। कोई फर्क नहीं है सर, सेम बात है, बस 20 में स्पेसिफाई नहीं कर रखा करंट अकाउंट है, 21 में स्पेसिफाई कर रखा है। इसका मतलब से क्वेश्चन नंबर 20 में ये प्रिजम्पशन है कि करंट अकाउंट है ना। सो तो इसमें बैंक अकाउंट की जगह करंट बैंक अकाउंट लिख सकते हैं 21 में। करंट बैंक नहीं, करंट अकाउंट बोलते हैं इसको। पॉइंट नंबर 22 मतलब 20 21 22 तीनों में फर्क बता दो मेरे को। सेम है तो 20 पॉइंट में तो पैसा बैंक में जमा करा है, 21 में भी पैसा बैंक में जमा करा है, 22 में भी जमा करा है। इतना सा फर्क है प्रैक्टिकल में, मतलब एंट्री में तो कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा। कितना सा फर्क है कि 20 21 में पहली बार पैसा जमा करना है और 22 में सब्सीक्वेंट मतलब सेकंड या थर्ड टाइम पैसा जमा करना है। इतना सा फर्क है, आंसर सेम ही आना। सर 22 में कैश नहीं आना चाहिए सर, क्रेडिट में। तो 21 में भी कैश क्या है, तीनों आंसर सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तीनों आंसर सेम है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पॉइंट नंबर 24 विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, ये पॉइंट नंबर 22 का उल्ट, सही मिनट 23 रहेगा बीच में है ना। ओपन अ बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। यहां से देखो जी, मिस्टर राम को एक बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना है, राम स्टोर के नाम से पैसे जमा करने हैं। उन्होंने अपने पर्सनल चेकबुक से चेक काट के दिया और पैसा यहाँ पे बैंक अकाउंट खुल गया। किसके बारे में चल रही है जी? घर में आपके बारे में ऋषित? सो बैंक अकाउंट टू सेव, बैंक अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट पे सेविंग अकाउंट ऐसा कुछ नहीं है। हार्दिक? बैंक अकाउंट टू बैंक, सर बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट आंसर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक चीज माइंड में फिट कर ले बात, प्रोप्राइटर अपना घर का पैसा दुकान में ला रहा है तो इसे कैपिटल कहते हैं, दुकान से पैसा घर लेके जा रहा है तो इसे ड्राइंग्स कहते हैं। अपने पर्सनल पैसा दुकान में लगा रहा हो, कैपिटल नहीं, सोच के देखो। सेविंग अकाउंट में उसका पर्सनल पैसा रखा हुआ है, वो पैसा वो बिजनेस के बैंक में जमा कर रहा है। ठीक है, आंसर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है यहाँ पे पूछ लीजिए, यहाँ तक रिवाइज करके आएंगे जी, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे।